हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू लेक्चर विच इज ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया अर्निंग पर शेयर, जिसमें मैंने बताया आपको कि अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, किस किस एनालिसिस में काम आता है। मैंने आपको ये भी बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये काम आता है प्राइस अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट करने में। बट प्राइस अर्निंग रेशियो हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि हम लोग उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, टू बिगिन विद व्हाट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्राइस अर्निंग रेशियो को पी मल्टीपल, प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी बोलते हैं, पी रेशियो भी बोलते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बोलते हैं। तो गाइज ये सारे सिनोनिम्स हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों का मतलब एक ही है। अब नेक्स्ट हम लोग इसका डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है एमपीएस अपॉन ईपीएस, यानी मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, एमपीएस अपॉन ईपीएस। इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इससे हमारा पी मल्टीपल निकल आएगा। अब आपको प्रैक्टिकल फिगर्स के साथ समझाता हूं, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या 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 पर्पस है इसका और ये कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे मान लीजिए हमारा सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का अर्निंग पर शेयर देखते हैं। एचडीएफसी बैंक का अर्निंग पर शेयर है हमारा 53 रुपीज़, राइट। मतलब एक शेयर में देखें तो एचडीएफसी बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो एक शेयर का 53 होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा भी दिया था कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है। तो बेसिकली हमारा ईपीएस निकल के आ गया 53। अब हम देखते हैं इसका प्राइस क्या चल रहा है। इसका प्राइस चल रहा है 1364। तो जब हम लोग 1364 को, जो इसका करंट प्राइस है 1364 को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करके देखेंगे 53 से, तो निकल के आता है 25.7 अप्रॉक्स। तो 25.7 अप्रॉक्स। सो गाइस, ये हमारा पी मल्टीपल है, यानी ये हमारा पी रेशो है। देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, नीचे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे लिखा भी होगा पी, देखिए 25.42 एक्जैक्टली उतना ही है अप्रॉक्स, थोड़ा बहुत पॉइंट्स का डिफरेंस है कैलकुलेशन में, हमने पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो गया होगा। तो गाइस बेसिकली हमारा एक तरीके से हम लोग एक अर्निंग पर शेयर का कितना टाइम्स एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो होता है हमारा पी मल्टीपल। जैसे मान के लीजिए, मैं आपको फिगर से समझाता हूं, अगर हमारा एचडीएफसी का एक शेयर जो हमारा हिस्सा है, एक शेयर से हमारा प्रॉफिट होता है पर शेयर 53 रुपीज़ का, बट हम लोग आज हम लोग एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदने को रेडी हैं अप्रॉक्स 1365 में, जो कि हमारा 25 टाइम्स है। बेसिकली जो एचडीएफसी बैंक आज कमा रहा है आज कमा रहा है 53, जो बेसिकली एचडीएफसी बैंक आज कमा रहा है 53 पर ईयर, बट हम लोग उसका 25 टाइम दैट इज 1365 पे करने के लिए रेडी हैं। सो गाइस, इन्वेस्टर्स डम नहीं है, वो इसलिए पे करने को रेडी हैं बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो हम कंपनी के ओनर बनते हैं। तो बेसिकली अगर एचडीएफसी बैंक इस ईयर 53 रुपीज़ इस ईयर 53 रुपीज़ कमा रहा है, तो आगे वाले ईयर्स में भी तो वो 53 रुपीज़ कमाएगा, और चांसेस हैं वो ग्रो करके अगले ईयर में 60 कमाए, उसके अगले ईयर 65 कमाए। तो बेसिकली फ्यूचर में जितनी भी वो अर्निंग करने वाला है उसका हमने आज ही प्राइस पे कर दिया और हम मालिक बन गए। देखिए अगर कंपनी जैसे मैं आपको और एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए जॉबाज लर्निंग्स हमारी ये कंपनी है, हमें एक एजुटेक स्टार्टअप अक्वायर करना है, राइट। जॉबाज लर्निंग्स हमारी कंपनी है, हमें एक एजुटेक स्टार्टअप नया अक्वायर करना है। तो मान लीजिए वो पर साल कमाता है ₹1,00,000। तो गाइस इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं जब उसे अक्वायर करूंगा तो खरीदूंगा तो उसे सिर्फ ₹1,00,000 दूंगा, क्योंकि वो पर साल ₹1,00,000 कमा रहा है और मैं उसको पूरा खरीद रहा हूं। तो आज के बाद वो मेरा छोटा वाला स्टार्टअप जॉबाज लर्निंग्स का हुआ। तो फ्यूचर में वो अभी लाख कमा रहा है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो 1,50,000 कमाए, उसके बाद 2 लाख कमाए। तो बेसिकली फ्यूचर में वो जितना भी कमाने वाला है उसको मैं आज ही डिस्काउंट करके कह रहा हूं कि मुझे ₹10,00,000 ले और मुझे अपनी कंपनी बेच दे। जॉब आज लर्निंग्स अक्वायर कर लेगा आपके एजुटेक स्टार्टअप को। तो बेसिकली अर्निंग्स जितनी भी फ्यूचर में होने वाली है उसको आज ही डिस्काउंट करके हम लोग 25 टाइम्स उसका पे कर रहे हैं और आज ही हम लोग खरीद रहे हैं 1365 में, जबकि अर्निंग पर शेयर पर ईयर है 53 रुपीज एचडीएफसी बैंक का, राइट गाइस। सो बेसिकली हमें इस पी मल्टीपल से आइडिया लग जाता है कि इन्वेस्टर्स कितना टाइम विलिंग है पे करने के लिए अर्निंग पर शेयर का। गाइस अगर हाई पी मल्टीपल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड है। ये हो सकता है कुछ कंपनीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करती हैं और उनका ग्रोथ प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इस समय हम एचडीएफसी बैंक की बात करें, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसका फ्यूचर ग्रोथ और इसका जो मैनेजमेंट है उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। इस वजह से इसका अगर 25 मल्टीपल भी है तो इन्वेस्टर्स हो सकता है 25 मल्टीपल पे भी खरीद लें, इवन 30 मल्टीपल पे भी खरीद लें, बिकॉज इसके ग्रोथ प्रोजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, राइट गाइस।
सो गाइस इस बात से मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको हाई पी रेशो से कभी आप ये मत सोचेगा कि ओवर वैल्यूड है, हमें वो शेयर नहीं खरीदना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पी इज जस्ट वन पैरामीटर, ये एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, और ऐसे काफ़ी सारे मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। सिर्फ एक पी मल्टीपल के बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टर डिसीजन नहीं ले सकते, और आप भी ध्यान रखिएगा मत लीजिएगा। जैसे कि आपने सोचा कि HDFC बैंक का पी मल्टीपल हाई है, ICICI बैंक का कम है, तो हम ICICI बैंक खरीद लेते हैं क्योंकि वो सही उसका प्राइस मिल रहा है, बट ऐसा नहीं होता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया HDFC के ग्रोथ प्रोजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, राइट गाइस। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मुझसे ये पूछें कि एक पी आप बताइए हर एक कंपनी का जो उसके लिए बहुत सूटेबल है, तो गाइस इसका कोई शॉर्ट आंसर नहीं है। जैसे मैं बोल दूं कि HDFC बैंक के लिए 25 पी सही है, या बोल दूं मैं HDFC बैंक के लिए 20 पी सही है, जब भी 20 पी आए आप खरीद लो, और जब भी 25 पी पहुंचे आप बेच दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस। बेसिकली सबसे पहले हम लोग एनालिसिस के लिए देखते हैं कि इंडस्ट्री एवरेज कितना है। अगर जैसे HDFC बैंक बिलोंग करती है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की इंडस्ट्री को, तो हम देखेंगे उस इंडस्ट्री का एवरेज पीई कितना है। एक एनालिसिस करना सिखा रहा हूं मैं आपको पीई पैरामीटर की। तो देखिए जैसे यहाँ पे सेक्टर का एवरेज है 35, तो अगर हम उसके हिसाब से देखें कि प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी अपनी एक्सिस बैंक हो गई, कोटक बैंक हो गई, इंडसइंड बैंक हो गई, अपनी ICICI बैंक हो गई, ये सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। तो अगर हमका इसका सेक्टर पी देखें तो इसका सेक्टर पी है 35, यानी पी मल्टीपल काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसके सेक्टर का एवरेज देखें पूरे प्राइवेट बैंक का, तो उस हिसाब से तो HDFC बैंक का पी मल्टीपल कम है, तो इसका मतलब ये तो अंडर वैल्यूड है, इसको खरीद लेना चाहिए। तो इस एनालिसिस पे ये डिसीजन निकल के आता है कि इसे खरीद लेना चाहिए। अब इसकी जो कॉम्पिटिटर बैंक है प्राइवेट सेक्टर में ICICI बैंक, इसका देखते हैं। इसका सेक्टर पी, इसका ऑब्वियसली सेक्टर पी सेम ही होगा क्योंकि दोनों सेम सेक्टर को बिलोंग करती है। इसका भी 35.71 है और इसका भी 35.71 है। अब देखते हैं ICICI बैंक का खुद का पी कितना है। तो ICICI बैंक का खुद का पी है 24.55, ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। जो HDFC बैंक का चल रहा है 25 है, उसका 24, तो ज़्यादा डिफरेंस कुछ फर्क नहीं पड़ता नहीं है। तो बेसिकली इंडस्ट्री एवरेज से ये भी अपने लोअर पी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इस समय एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अपने इन्वेस्ट करने की ICICI और HDFC बैंक में, कंसिडरिंग दी पी पैरामीटर। ओवरऑल और भी बहुत पैरामीटर्स हैं जो आपको देखने होंगे इन्वेस्ट करने से पहले। अब हम दूसरी बैंक देखते हैं, चलिए हम एक्सिस बैंक का एनालिसिस करते हैं। एक्सिस बैंक हमने देखा, अब एक्सिस बैंक एक मिनट लोड होने दीजिए। एक्सिस बैंक ये भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो इसका इंडस्ट्री पी ऑब्वियसली सेम होगा। देखिए बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है 35.71, बट आप इसका कंपनी का पी देखेंगे, इस सेक्टर पी तो ऑब्वियसली सेम है, सेक्टर यानी पूरा प्राइवेट बैंक सेक्टर 35, जो तीनों का सेम होगा बिकॉज तीनों बिलोंग्स टू द सेम सेक्टर। बट जब हम लोग इसका इंडिविजुअल इस कंपनी का एक्सिस बैंक का पी देखते हैं तो इसका 49 टाइम्स है। तो गाइस इससे आइडिया लगता है, वैसे जब ICICI बैंक HDFC बैंक हमें 25 पी मल्टीपल में मिल रही हैं, तो इसका इतना वैल्यूएशन हाई क्यों है? 50 पॉइंट्स, 50 टाइम्स इसका पी मल्टीपल है, यानी अर्निंग का 50 टाइम्स इन्वेस्टर्स पे करने को रेडी हैं। अगर इसके 11 रुपये की अर्निंग पर शेयर है और लोग पे कर रहे हैं इसको 574, सो दैट इज 50 टाइम्स दे आर पेइंग मोर। सो गाइस इसको हम लोग एक्सिस बैंक को कंसिडरिंग दी पी पैरामीटर अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोग एक्सिस बैंक को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि हमें लगेगा इसके जो पीयर्स हैं HDFC बैंक, ICICI जो कि बहुत वेल एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, बहुत वेल एस्टेब्लिश बैंक्स हैं, उनका हमें सस्ते पी पे वैल्यूएशन मिल रहा है और हमें सस्ते पे एंट्री मिल रही है, तो हम वो क्यों नहीं लें। देखिए 25 पी पे एंट्री मिल रही है, तो ऑब्वियसली हम लोग 25 पी पे एंट्री लेने की सोचेंगे। वाई गो फॉर हायर वैल्यूएशन, देयर इज 50 टाइम्स। और ऐसा तो कुछ है, और भी हम फैक्टर्स कंसिडर भी कर सकते हैं, जैसे एक्सिस बैंक का कोई परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है अच्छा है, बट HDFC बैंक और ICICI बैंक का भी ग्रोथ प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे हैं, खास करके HDFC बैंक। तो गाइस ये एक पैरामीटर होता है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। मैंने सिर्फ पी पैरामीटर पर डिस्कशन अपना रेस्ट्रिक्ट करा और आपके साथ एनालिसिस करी, तो उस पैरामीटर पे एक्सिस बैंक नहीं पास होती है, एक्सिस बैंक में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। HDFC बैंक और ICICI बैंक का वैल्यूएशन कम है और अपने इंडस्ट्री एवरेज जो कि 35 है उससे भी कम है, तो बेसिकली हम लोग HDFC और ICICI बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस वैल्यूएशन पे। सो गाइस दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं, ये इंडस्ट्री अलग अलग इंडस्ट्री का एवरेज पी अलग होता है। जैसे कि ये तीनों बिलोंग करते थे प्राइवेट सेक्टर बैंक का, तो इसका ऑब्वियसली इंडस्ट्री पी सेम था। बट अगर हम लोग अलग अलग, मैं आपको दिखा देता हूँ और सेक्टर देखते हैं, जैसा कि हमारा हो गया टेलीकॉम सेक्टर देखते हैं, एयरटेल का शेयर खोलते हैं, टेलीकॉम सेक्टर भारतीय एयरटेल। तो इस इंडस्ट्री का पी कंप्लीटली डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का पी होता है जिस पे जितना टाइम्स वो इन्वेस्टर्स पे करने को रेडी होती हैं। टेलीकॉम सेक्टर बिल्कुल अलग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर बहुत अलग सेक्टर है। हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में लोग 25 टाइम्स पे करने के लिए रेडी हों, जैसे इंडस्ट्री एवरेज 35 टाइम्स था, तो इंडस्ट्री में नॉर्मली लोग 35 टाइम्स उसके प्रॉफिट का देने को रेडी होते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टेलीकॉम सेक्टर में भी 35 टाइम्स लोग रेडी हों पे करने का, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं
अपना IT सेक्टर हो गया, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, अपना कंज्यूमर गुड सेक्टर हो गया, ऐसे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं अपने, 13-15 मेजर सेक्टर्स हैं हमारे इंडिया में, राइट। तो आप देखिए इस सेक्टर का पी कितना है, 135 टाइम्स गाइज, 135 टाइम्स तो बहुत ज़्यादा हो गया भारती एयरटेल का। देखिए यहाँ पे सिर्फ 35 टाइम इंडस्ट्री एवरेज था, बट टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो एवरेज चल रहा है 135 टाइम चल रहा है। चलिए हम लोग उसका भी शेयर प्राइस देख लेते हैं, वोडाफोन इंडिया का। ये भी टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 3 कंपनी लिस्टेड है, एक अपना वोडाफोन आइडिया, एक भारती एयरटेल, जियो डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है बट अपनी पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के थ्रू लिस्टेड है, राइट गेस। तो देखिए इसमें सेक्टर पी 4.17 आ रहा है, मे बी बिकॉज ये टेलीकॉम ये वोडाफोन आइडिया को किसी और सेक्टर में कंसिडर कर रहे हैं या फिर इसमें डेटा में कुछ गड़बड़ है। चलिए हम लोग कुछ और सेक्टर देखते हैं, हम लोग देखते हैं IT सेक्टर देखते हैं। तो IT सेक्टर में इन्फोसिस का शेयर देखते हैं। इन्फोसिस देखिए, इन्फोसिस का अपना सेक्टर का पी है 29 और इस कंपनी का पी है 28। तो बेसिकली जो इस इंडस्ट्री का एवरेज चल रहा है वही इस इन्फोसिस का कंपनी का एवरेज है। ये अपना IT सेक्टर को बिलोंग करती है, 29.66 पी है। अब देखिए वहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज अपना बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में 35 था, यहाँ पे 29 है इंडस्ट्री एवरेज। अब TCS देखते हैं, TCS सेम सेक्टर को बिलोंग करती है, इसका इंडस्ट्री एवरेज भी बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है 29.66 बिकॉज सेम सेक्टर है। बट आप इसका पी देखेंगे तो 34 टाइम्स है, ज़्यादा है। 29 से आप देखेंगे तो 5 टाइम्स ज़्यादा है। बेसिकली TCS टाटा की कंपनी है, इन्फोसिस के कंपैरिजन में TCS पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं बिकॉज आपको पता ही होगा टाटा बहुत क्वालिटी और बहुत एथिकली चलता है अपने सारे बिजनेस में। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा सॉल्ट, उनके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अनलिमिटेड, और टाटा एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उस पर लोग ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसलिए लोग 5 टाइम भी पे करने को रेडी हैं टाटा में, बट इन्फोसिस में 30 ही पी है जो कि इंडस्ट्री का भी एवरेज है, बट इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर 5 टाइम्स पे करने को रेडी हैं लोग TCS में। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि TCS का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू इन्फोसिस, क्योंकि उसमें और भी सारे रीजंस हैं कि TCS इज़ अ ब्रांड, टाटा का ब्रांड है और उसकी वैल्यूएशन हमेशा हाई रहनी चाहिए क्योंकि वो प्रीमियम चीज़ है, और जो प्रीमियम चीज़ होगी ऑब्वियसली उसके रेट ज़्यादा होंगे। सो गाइज इसलिए आप कहें कि कौन सा एक पी फिक्स्ड है, एक कोई पी फिक्स नहीं है जो बेस्ट टाइम हो इन्वेस्ट करने का। आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा, पहले आपको इंडस्ट्री एवरेज देखना पड़ेगा, फिर आपको उस फर्म का पी देखना पड़ेगा। इंडस्ट्री का हमने एवरेज पी देखा, फिर उस पर्टिकुलर फर्म का पी देखना पड़ेगा, फिर अकॉर्डिंगली उस फर्म को और दूसरी फर्म से कंपेयर करना पड़ेगा उस इंडस्ट्री के अंदर, और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। So guys, I think now you understand what is PE and what's its role in taking investing decision। और ये इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा ये रेशो यूज़ करते हैं। आप न्यूज़ हेडलाइंस में आप देखिएगा, आर्टिकल्स पढ़ेगा, थोड़ा अपना आर्टिकल्स पढ़ने की हैबिट डालिए जिससे कि आपको ज़्यादा नॉलेज मिला करेगी। और अपार्ट फ्रॉम दिस विच आई एम गिविंग यू, तो उस आर्टिकल्स में आप देखेंगे बार बार PE रेशो का रेफरेंस आता है। तो गाइस अब आप इजीली समझ पाएंगे कि PE रेशो होता क्या है। सो गाइस थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।